कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम रवि सर के साथ बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद निकले हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए। और वो बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि हमारे एक शिक्षक हैं, आप सब जानते होंगे, शशि जी से सब परिचित होंगे। लॉकडाउन के प्रारंभ से ही वो दिल्ली में फंसे हुए थे, दिल्ली के रोहिणी में। तो उन्हीं का रेस्क्यू करने हम लोग जा रहे हैं, उनको निकालना है, जिससे बीपीएससी के छात्रों की पढ़ाई समुचित ढंग से प्रारंभ हो सके, उसमें कोई समस्या ना आए। और इस समय यदि लॉकडाउन को देखा जाए तो चर्चाएं चल रही हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो जाएगा, और होना भी चाहिए। यदि एक प्रकार से देखा जाए कुछ राज्यों में जहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कि गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, लेकिन जहाँ पे स्थिति काबू में है वहाँ तो दैनिक गतिविधियाँ प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे कम से कम जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो सबसे प्रभावित है, जो अभी भी रुके हुए हैं, एक आस में कि उनका रोजगार जो है पुनः प्रारंभ हो सकेगा, उनकी दैनिक दिनचर्या जो है पुनः प्रारंभ हो सकेगी। तो उनके लिए निश्चित रूप से धीरे धीरे जो हमारे औद्योगिक घराने हैं उनको कार्य करना चाहिए। और विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही हैं कि कम संख्या में सीमित लोगों के साथ, सीमित मजदूरों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। आज हमारे साथ रवि सर हैं, ड्राइव कर रहे हैं रवि सर, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप जानते हैं ड्राइव करने का रूल क्या होता है। और अभी भी देखिए, हम लोग देख रहे हैं सामने से दैनिक मजदूरों का परिवार ही है जो अभी भी 1 महीने तक लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा, और अभी भी लोग निराश होकर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि सबके सामने समस्याएं हैं कि अब आर्थिक समस्या तो है ही, इसके साथ साथ अब इतने दिन लॉकडाउन के बाद यदि रोजगार नहीं मिला तो खाने पीने की भी समस्या लोगों को बढ़ रही है। और जो एक समय जब लॉकडाउन का पहला चरण और दूसरा चरण चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग मदद करने को सामने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इसके साथ साथ राज्य सरकारें भी अब उस हिसाब से जिस तरह से पहले प्रथम और द्वितीय चरण में देखने को मिला था, लोगों की सहायता के लिए एकदम तत्परता से लगी हुई थी, उसमें भी अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो लॉकडाउन में यदि देखा जाए, आप सब में से ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, और ये जो मजदूरों का वर्ग आता है या कृषक वर्ग हमारा आता है, ये ग्रामीण परिवेश से ही जुड़ा होता है। ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश। घर जा रहे हैं, घर इस तरफ। हाँ, अपने लोग यूपी, गाजियाबाद। तो ज़्यादातर जो हमारा कृषक परिवार या मजदूर परिवार है, ये संबंधित है ग्रामीण परिवेश से। तो ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो इन सब चुनौतियों के साथ साथ एक सबसे बड़ी चुनौती है इस समय शिक्षा की चुनौती। ग्रामीण परिवेश में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से विराम लग चुकी है। शहरों में तो एक फिलहाल तो चल ही रही है, ऑनलाइन विभिन्न कॉलेज और संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन समस्या यह भी है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक बेहतर माध्यम माना जाता है लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। तो भारत में यदि देखा जाए शहरी क्षेत्रों में भी, तो जो अभी हालिया एक आंकड़ा आया था, उसके अनुसार सिर्फ 8% लोगों के पास ही, 8 से 9% लोगों के पास ही लैपटॉप या डेस्कटॉप है। मतलब बाकी के लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, वो भी मोबाइल फ़ोन या अन्य माध्यम से कर रहे हैं, जो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है कि ज़्यादा समय तक उस तरह से शिक्षा ग्रहण की जाए। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो पूरी तरह से स्कूल कॉलेज बंद हैं। लोगों के पास उस भारी मात्रा में, जैसे मजदूर वर्ग है तो मजदूर वर्ग के पास एंड्रॉयड फ़ोन की उपलब्धता नहीं है। कृषक वर्ग है तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लोगों के पास, 30 से 40% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। अगर है भी, जो 30% के पास है भी, तो उनके पास नेट की सुविधा नहीं है, नेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है। तो यदि ग्रामीण परिवेश के जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, या हमारी केंद्र सरकार द्वारा डीडी न्यूज़, दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, शिक्षा से संबंधित 1-2 चैनल भी प्रारंभ किया है इन्होंने, जिससे ग्रामीण परिवेश में भी शिक्षा व्यवस्था लगातार चलती रहे। तो जब आपके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगा, लाइट की सुविधा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों का ग्रामीण परिवेश में कोई फ़ायदा लोग उठा नहीं पा रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दों पर कुछ विचार रवि सर का ले लेते हैं, ग्रामीण शिक्षा के ऊपर, लॉकडाउन में ग्रामीण शिक्षा के ऊपर। सबसे पहले तो एक जो आपके शिक्षक हैं उन्हीं को शिक्षा कार्य बाधित ना हो, और कैसे भी करके जो है
जो बिहार पीसीएस एकेडमी है आपकी, उसके कार्य को हम संचालित कर पाएँ, क्योंकि इस अवधि में एक सबसे बड़ी समस्या शिक्षण क्षेत्र में भी हुआ और यहाँ तक कि शिक्षण सत्र भी जितने भी थे सभी की अवधि बढ़ानी पड़ी। और होता है जब आपातकालिक स्थितियाँ आती हैं तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, और उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए हमेशा। और बहुत अच्छे से एक चीज़ है कि संभल भी गई काफ़ी चीज़ें, लेकिन संभलने के साथ साथ अब धीरे धीरे धैर्य टूटता जा रहा है, और धैर्य का स्तर दोनों स्तरों पे टूट रहा है, राज्य के स्तर पे भी टूट रहा है और राज्य के साथ साथ नागरिकों के स्तर पे भी टूट रहा है। अभी जैसे मैं आपको खुद का ही एग्जांपल दूं तो इस पूरी अवधि में एक चीज़ का अनुभव सबसे ज़्यादा हुआ है कि कभी हमें अभ्यास नहीं था, कभी इन चीज़ों के लिए कभी हमें तैयार नहीं किया गया था, और कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसी महामारी आएंगी जिसमें हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि घर के अंदरों कैद कर दिया जाएगा। और पहली बार मुझे लगता है कि जो एक जेल जाने का अनुभव है आप लोग घर पे आप लोगों ने लिया होगा कि किस तरीके से राज्य जब हावी होता है तो सारे फंडामेंटल राइट और ये सारी चीज़ें एक तरफ रखे रहते हैं और देश की सुरक्षा प्राथमिकता में रखी जाती है। तो ये सारी नई चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि नया अनुभव है, तो ये सब चीज़ें आप सीख पा रहे होंगे। इस अवधि में भी राज्य के परमिशन के आधार पे हम लोग जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ हो, क्योंकि ऑफलाइन प्रभावित हो चुका है और ज़रूरी होता है ऐसी स्थिति में कि ऑनलाइन शिक्षा पे हम लोग काफ़ी व्यवस्थित तरीके से अब फिर से आगे आ सकें। तो अभी बिहार के आपके जो शिक्षक हैं शशि सर, उनके लिए हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी कुलिंदर सर के प्रयासों से यही लगातार प्रयासरत रहते हैं, और इन्हीं का विचार है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को एक क्रमबद्धता पे ले आए। और बात रही ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का महत्व, ये एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा एक नया कह सकता हूँ कि जैसे जियो के आने के बाद से एक नया जो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था और ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया स्वरूप देखने को मिला था, आज उसके महत्व को भी अब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से 4G नेटवर्क भारत में आया और उस 4G नेटवर्क का जो क्या है, इतनी भारी संख्या में लोग अभी भी निकल रहे हैं। हाँ, तो लोगों के निकलने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं आप इसको लेकर के आज हमारी अभी चर्चा भी हो रही थी इसी विषय पे कि जितना भी असंगठित क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और प्रभावित होने का मूल कारण है पूंजीवाद, है ना। पूंजीवादी शोषण चरित्र ने दिखा दिया कि ज़रूरत के बाद उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है, जब उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती तो पूरी तरीके से लोगों को ऐसे ही छोड़ देता है। तो बात हो रही थी ग्रामीण शिक्षा को लेकर के, तो अब यहाँ पे सूचना क्रांति, जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, संचार क्रांति के अंतर्गत इंटरनेट की अब महत्ता पता चलेगी। मैंने बहुत पहले एक डिबेट चल रही थी राज्यसभा टीवी पे, शायद आप लोग भी एक बार उसे देखिएगा, और उस डिबेट पे पूरा का पूरा मुद्दा ही यही था कि क्या इंटरनेट को स्कूली शिक्षा कार्य में पूरी तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए, उसको किस स्तर तक रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो अब जब स्कूल का पूरा महत्व ही अब ऑनलाइन हो जाएगा, स्कूल भी आमतौर पे अब ये एक नया अल्टरनेटिव लेकर के आएंगे, और मुझे लगता है ज़्यादा जो महत्व, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मेरी अभी चर्चा हो रही थी, एक बहुत ही विशिष्ट शिक्षक थे, JNU के प्रोफेसर थे, तो उनसे एक बात होते होते उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, मैं आपसे साझा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले क्या था, गुरुकुल प्रणाली थी, और जब गुरुकुल प्रणाली थी तो गुरुकुल प्रणाली में सबसे अच्छी चीज़ ये होती थी कि जो छात्र होता था वो पूरी तरीके से अपने घर वाले अभिभावकों को छोड़ के 10 से 12 साल के लिए गुरु के पास चला जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन समय और आधुनिकता के साथ साथ तरीका चेंज हुआ और छात्र या तो घर पे रह के ही शिक्षा करने लगा, या तो एक अवधि के बाद यानी 10वीं 12वीं के बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकलता है, और निकलने के लिए वो 7 से 8 घंटे स्कूल में रहता है। यदि हम कहें कि जो छोटी क्लासेस हैं तो छोटी क्लासेस में भी एक बड़ा परिवर्तन आया, वहाँ पर भी बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में रहेगा, बाकी अवधि पे घर पे रहेगा। यानी जो गुरुकुल प्रणाली में पूरा जो 12 से 13 साल की अवधि होती थी जिसमें वो अपने परिवार से मिलता नहीं था, और विद्यार्थी का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता था कि वो गृह त्यागी होता था, वो समाप्त होकर के उस अवधि को 6 से 7 घंटे कर दिया गया। लेकिन अब ये जो आगे आने वाला समय है, आने वाला भविष्य है, इसमें अब छात्र घर से निकलेगा ही नहीं, अभिभावक भेजना भी नहीं चाहेगा, और पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज आया है। यानी कि अब छात्र घर में ही रहेगा, वहीं पढ़ेगा। और ग्रामीण प्रदेश में जब नेटवर्क नहीं है लोगों के पास, मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ऑनलाइन शिक्षा तो हो ही नहीं सकती।
ये तो एक चुनौती है, देखिए ये एक चुनौती है, और अब ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा और ग्रामीण परिवेश के लोगों को भी देखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में बताऊँ, जो मेरा खुद का गांव है जी। वहाँ पे भी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। मोबाइल तो फोन मोबाइल फोन तो चलिए अब कम से कम घर घर पहुंच गए हैं। अब लोग जो है एंड्रॉइड की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन अभी वो भी यूजर्स का जो डेटा है देखा जाए तो बहुत कम ही है ना, और है भी तो उतना शिक्षित नहीं है वो लोग। तो यहाँ पे एक चीज तो है, ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ेंगे और गवर्नमेंट और जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अल्टरनेटिव्स पे जाएंगे, गाँव में वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, क्योंकि डिमांड आएगी तो सप्लाई जरूर होगी। लेकिन मुद्दा दूसरी चीज का है, मैं आपको दूसरे मुद्दे पे ले चलता हूँ। जो ग्रामीण समाज में नए छात्र जुड़ेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, तो मुद्दा ये निकल के आएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में इनको किस तरीके से उसका उपयोग करना है। उपयोग में सदुपयोग की बात ज्यादा होती है, क्योंकि जब इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरा विश्व ही हमारे हाथ में आ जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में ये है कि आप इंटरनेट में सदुपयोग कितना कर रहे हैं, किस अवधि में आप कहां पर हैं, क्या आप क्लासेस के लिए ही जुड़े हुए हैं या इसके अलावा जो विभिन्न अन्य उसकी गतिविधियां हैं वो आपको, तो अब कहीं ना कहीं पे छात्र के जीवन का, जैसे कि ये कभी पूरा मुद्दा है आपका बायोस, जो लॉकर रूम करके इंस्टाग्राम का जो पूरा मामला रहा, या फिर तो ये अभी एक आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंजेस होगा कि छात्रों का जो एक चरित्र है वो जो गुरुकुल पद्धति में विकसित होता था वो क्या ऑनलाइन एजुकेशन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ग्रामीण परिवेश में नए ढांचे विकास की बिल्कुल आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से अब चाहे वो माध्यम कुछ भी बनाया जाए, मैं तो कहता हूं कि अब सरकार को चाहिए, क्योंकि टीवी घर घर तक पहुंच चुका है, टीवी के साथ साथ डीटीएच और डिश कनेक्शन भी घर घर पहुंच चुके हैं, तो गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन में इस क्षेत्र में काम करे कि लोगों को निःशुल्क डीटीएच या इसके माध्यम से शिक्षा कार्यक्रम को बहुत व्यापक स्तर पर प्रारंभ करने की जरूरत है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के हो, चाहे वो आपका जो आपका एकेडमिक लेवल है जहाँ पर बच्चा जो है अपनी आधारभूत व्यवस्थाओं को विकसित करता है। तो चुनौतियां तो हैं, अब इस दिशा पे अब सरकार का ध्यान भी बड़ी तेजी से जाएगा और बनता भी है। वर्तमान समय में ग्रामीण परिवेश में स्कूलों को खोला जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जगह की कमी नहीं होती, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के चीज़ों को प्रारंभ किया जा सकता है। जी जी जी। जिन क्षेत्रों में आपको संक्रमण देखने को नहीं मिले हैं, ज़्यादातर आप जानते हैं शहरी क्षेत्रों में ही हैं, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के कक्षाओं को प्रारंभ किया जा सकता है मॉर्निंग टाइम में, मेरे हिसाब से। ज़्यादा दिन तक बंद रखना तो पॉसिबल नहीं है, और जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं बनता है तब तक तो स्थिति यही होने वाली है कि कुछ हमारे पास विकल्प नहीं है, इसके साथ जीना पड़ेगा। मैंने जैसा कि अभी इस चीज़ के बारे में हमारी बात हो रही थी कि धैर्य टूट रहा है, और धैर्य जब सभी स्तरों तक टूटेगा तो राज्य कुछ नहीं कर पाएगा, और राज्य को लॉकडाउन भी खोलना पड़ेगा और कार्यक्रमों को भी प्रारंभ करने पड़ेगा, क्योंकि राज्य के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सभी के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर पाए। तो कैसे न कैसे करके आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, सारी चीज़ें होंगी, नए आयाम विकसित होंगे, लोगों का रवैया और तरीका बदलेगा। लेकिन जब तक अभी ये समस्या है तो हम इतना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रवेश अंदर रह सकते, चाहे जो भी हो जाए। तो लगभग हम 8 से 10 किलोमीटर आ चुके होंगे जी, लेकिन कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि हाँ दिख रहा हो सड़कों पे कि लॉकडाउन का प्रभाव है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लगातार निरंतरता से गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, लोग देखने को मिल रहे हैं, जबकि 2 बजे तक का ही है कि 2 बजे के बाद नहीं। अब एक बात ये भी है ना, जैसे कि ऑरेंज जोन में जो छूट दे रखी गई है, एक तो उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, और दूसरा जो है आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं यहाँ पे ऑरेंज जोन में। जी जी। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब लोग निकल रहे हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, तो क्या कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था होगी। अब सर इस पे बात किया जाए कि जो है असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जी जी जी, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए सरकार क्या कदम उठाए केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए, जहाँ पे असंगठित क्षेत्र की बात आती है तो कदम गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ेगा। अभी इस समय इकोनॉमी की हालत तो बहुत बुरी है, और बार बार जितने भी मैं सेक्टर लगातार आप देखेंगे सभी सेक्टर कह रहे हैं कि हमें मदद कराइए, हमें मदद कराइए, हमें मदद कराइए। वो तो बात ठीक है, तो आप आर्थिक ढांचे के तौर पे ये मदद तो करा देंगे। ये दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर पे आ गए शायद, जो भी होगा। हाँ, वेलकम टू दिल्ली। ये कौन सी बॉर्डर है पता नहीं, ये हम लोग अभी तो उत्तर प्रदेश में नहीं, यहाँ से दिल्ली चालू है जी, टोल बना हुआ है। जी जी, लेकिन कहीं पे चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। यूपी बॉर्डर में कोई है ही नहीं। अच्छा, एक सिंगल वे बना दिया इन्होंने। यूपी में छूट है पूरी तरह से इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल कहीं पे कोई चेकिंग नहीं, कोई भी आ जाए। नहीं तो आगे कहीं पे लगा होगा, हो सकता है।
नहीं, यहाँ से यूपी खत्म, दिल्ली आगमन। दिल्ली यहाँ भी छूट, यहाँ भी नहीं है कोई। कोई नहीं है कहीं भी। तो बॉर्डर सीज नहीं है क्या? होना चाहिए था लेकिन दिख नहीं रहा। पैरामिलिट्री वाले तो लगे हैं। सब ड्यूटी करके इस तरह से 2 महीने में वो हालत हो गई लोगों की। प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्या हमारी करना बात हो रही थी असंगठित मजदूरों को लेकर के। जी असंगठित मजदूरों के लिए अब अल्टरनेटिव्स यही हो सकते हैं कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, जैसे कि आज मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। जी जो दो विचारधाराएं थी, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद दो मॉडल निकल के आए, एक नेहरू का मॉडल था, दूसरा गांधी का मॉडल था। और गांधी का मॉडल गांवों को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। गांधी ने कहा था कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि हम गांवों को आत्मविकसित करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे, आर्थिक विकेंद्रीकरण करेंगे, राजनीतिक विकेंद्रीकरण करेंगे, तो शायद ये जो शहरों का पलायन है, धारा उलट गई ना। जहाँ शहरों की तरफ पलायन था, शहरों से गाँव की तरफ पलायन बढ़ा है। तो सबसे पहली चीज़, औद्योगिक गतिविधियाँ जितनी भी हैं उनका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। कोशिश सरकार को एक ही करनी चाहिए ताकि लोग जहाँ पर हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी लोगों का जो विश्वास टूटा है उसको जीतने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि लोग जो है जितनी जल्दी हो सके सरकार इस विषय पे काम करे और गाँवों पे ही उनको रोजगार प्रदान करने का प्रयास करे। चाहे मनरेगा के कार्यक्रमों को और भी विस्तारित करे, वो है ना, उनको मनरेगा के कार्यक्रमों को रचनात्मक बना सकती है सरकार। मतलब उसमें कुछ ऐसे भी प्रोग्राम जोड़ सकती है जो स्किल से जुड़े हों, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हों, और लोगों को प्राथमिक स्किल प्रदान करके उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तो उसमें समय लगेगा। समय, हाँ देखिए, अब समय का अब देखो विल पावर के ऊपर है। समय ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध थे। और जो यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। गवर्नमेंट की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था रही नहीं गई है। गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, गवर्नमेंट के अल्टरनेटिव्स बदल गए हैं, उनका काम करने का ढांचा बदल गया है। प्रशासन जहां पे नीति निर्माण और इन सब समस्याओं के निदान पे लगता था, वो आज जो है सिर्फ और सिर्फ इस निदान पे लगा हुआ कि कैसे भी पलायन ना हो। तो पहले तो प्राथमिकताओं को कई केंद्रित रूप में लेना पड़ेगा। हमें प्रॉपर एक ऐसी भी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी जो इन गतिविधियों पे काम ले और लोगों का प्रयोग कर, उनके वक्त जो श्रम है ना, उस श्रम का सदुपयोग कर सके। तो मनरेगा ही सबसे बेस्ट है, जिसके माध्यम से तो ओपन कर दिया गया है। मनरेगा ओपन भी हो गया, उसमें कार्यक्रमों की वृद्धि की जाए जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार पहुंचे। परिक्रमण इकाइयां भी स्थापित की जा सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला स्तर पर या ग्राम सभा स्तर पर। जी जी जी। तो यह भी एक बेहतर कदम होगा। लेकिन अभी तत्काल में क्या किया जाए? तत्काल में वही है, उनके जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है उसके माध्यम से उनको एक राशि मुहैया कराया जाए, ताकि कम से कम उनका जो जीवन चल रहा है वो तो कम से कम प्रभावित ना हो। जैसे जो भी औद्योगिक गतिविधियां हैं, ज़्यादातर जो उद्योग हैं बुरी तरह प्रभावित हैं। जी जी। और वित्त की समस्या से। जी जी। बैंक, जबकि आरबीआई तो दिन प्रतिदिन देख रहे हैं रेपो रेट कम कर रहा है, लेकिन उसका जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जी। क्योंकि बैंक लोन दे ही नहीं रहे हैं। उनको दिखता है कि आने वाले समय में हो सकता है स्थिति और भी खराब हो तो रिकवरी ना हो पाए। बिल्कुल। तो इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। केंद्र सरकार कुछ अपनी तरफ से कुछ फंड उपलब्ध कराए उद्योगों को, उसके माध्यम से, क्योंकि जब एक बार रन होने लगेंगे तो बाद में बैंक भी जो है लोन देने को आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बैंकों की अपनी एक खुद की समस्याएं हैं। वो पहले से ही भारत में जितना बैंकिंग ढांचा है, एनपीए की समस्या से जूझ रहा था और वो लगातार बढ़ ही रहा था। और इस बीच में देख सकते हैं आप, अभी जो कोरोना से पहले जो एक समस्या बैंकिंग से क्षेत्र में थी, वो थी यस बैंक को लेकर के। जी। अब उसके कारण से बहुत ज़्यादा नाम्स भी चेंज हुए हैं, लोगों का विश्वास भी टूटा है। जबकि इतना बड़ा बैंक ऑटोमेटिक जो है इतनी बड़ी समस्या से जूझ गया, तो कहीं ना कहीं पे अब सरकार को तो, केंद्र सरकार को तो आना ही चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मुख्य रूप से इन्हीं की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। ठीक है, चलिए इस विषय पे एक प्रॉपर चर्चा की जाएगी कि अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, जैसे कि 1929 में महान आर्थिक मंदी आई थी जी। और कैसे उस आर्थिक मंदी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए एक पूरा न्यू डील पॉलिसी आई थी जी। 1933 में। जी। शायद उस समय फ्रैंक रूजवेल्ट थे, शायद मेरे ख्याल से यूएस प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे शायद। तो न्यू डील पॉलिसी के माध्यम से कैसे पूरे नए आर्थिक पैमानों को विकसित किया गया और समस्याओं का समाधान किया गया। तो वैसे ही कोरोना महामारी के बाद एक लंबी जो है वैश्विक आर्थिक मंदी के आसार बिल्कुल हैं। लोगों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। भौतिकवादी समाज से लोग जो है अभी सामाजिक जीवन सर्वाइवल को लेकर के अपने काम पे ज़्यादा चिंतित हैं
और ऐसी स्थिति में सरकार को ही कुछ न कुछ नए ऐसे तरीके सोचने पड़ेंगे जिसके माध्यम से लोगों को समझ में। और एक चीज़ और है, यहाँ पे सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करेगी ही, लेकिन भारत में जो विभिन्न विचार मंच हैं, विभिन्न शिक्षक है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के जानकार हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और सरकार को ऐसे नए तरीके सुझाने चाहिए कि कैसे अब इस समस्या से जूझना है और कैसे हमें एक नए मॉडल्स डेवलप करने हैं ताकि जो है आर्थिक गतिविधियों को आगे प्रायोगिक तौर पे लाना चाहिए। तो सरकार को इसको लेकर सुझाव भी मांगने चाहिए और उन सुझावों को कारगर तरीके से लगाना भी चाहिए। जी, चलिए तो एक लंबी वार्ता हो गई। चलिए फिर अब जा रहे हैं अभी शशि जी को आपके लेने, और फिर इसके बाद वापसी में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। फिर आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का आपका संचालन अभी वैसे वो घर से कर ही रहे थे कैसे न कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो भी काफ़ी परेशान चल रहे थे और बहुत ज़्यादा धैर्य रखा उन्होंने, हमने भी बहुत धैर्य रखा, लेकिन अब संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थितियों में ज़रूरी है कि अब क्लासेस प्रारंभ की जाएँ अब आप लोगों की, और बस ऐसा नहीं है आज तुरंत जाना है तुरंत वापस लौटना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।